हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने ग्राउंड स्टेट ऑफ न्यूट्रॉन को स्टडी करना स्टार्ट किया था और हमने श्रोडिंगर इक्वेशन के रेडियल पार्ट को ग्राउंड स्टेट ऑफ न्यूट्रॉन के लिए सॉल्व किया था और वो सॉल्व करके हमें ये इक्वेशन मिली थी d²ur/dr² प्लस m/h² E माइनस VR UR = 0। यहाँ पर E टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है और VR न्यूक्लियर पोटेंशियल है। अब हम इस इक्वेशन को फर्दर ग्राउंड स्टेट ऑफ न्यूट्रॉन को स्टडी करने के लिए सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए हम न्यूक्लियर पोटेंशियल की शेप कौन सी रखें? हमने पिछली वीडियोस में बहुत सारी न्यूक्लियर पोटेंशियल की शेप को स्टडी किया था, लेकिन यहाँ हम मैथमेटिकल सिंप्लिसिटी के लिए स्क्वायर वेल पोटेंशियल शेप, जो कि सबसे ईजी है, उसको यूज़ करेंगे। फर्दर एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स में ये भी देखा गया कि रिजल्ट्स पर न्यूक्लियर पोटेंशियल की शेप का बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता है। सो वी विल यहाँ पर हम न्यूक्लियर पोटेंशियल स्क्वायर वेल टाइप यूज़ करेंगे। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए लेट अस सपोज दैट VR इज स्क्वायर वेल पोटेंशियल। अब स्क्वायर वेल पोटेंशियल आप सब जानते हैं कि इस प्रकार की शेप होती है। VR = -V0 फॉर R इज इक्वल और लेस देन R0 और VR = 0 फॉर R इज ग्रेटर देन 0, जहाँ R0 पोटेंशियल की रेंज है और V0 पोटेंशियल की डेप्थ है। ग्राफिकली हम इसको इस प्रकार से शो करते हैं कि R का मान R0 से लेकर R0 तक पोटेंशियल की वैल्यू -V0 है और आउटसाइड द रेंज ऑफ पोटेंशियल R0 पोटेंशियल की वैल्यू 0 है। तो हम ये रीज़न फर्स्ट हो गया, ये रीज़न सेकंड हो गया। इन दोनों रीज़न के लिए हम श्रोडिंगर इक्वेशन को जो लिखेंगे वो इस प्रकार से हो जाएगी। फॉर ग्राउंड स्टेट ऑफ न्यूट्रॉन, बाइंडिंग एनर्जी न्यूट्रॉन की ग्राउंड स्टेट में है माना -V, तो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम होगी E = -B माइनस साइन ड्यू टू बाउंड स्टेट ऑफ न्यूट्रॉन। तो ये वैल्यू रख के और ये वैल्यूज़ रखकर हमारे पास इक्वेशन नंबर 7 की दो इक्वेशन बन जाएंगी। पहली रीज़न 1 के लिए d²ur/dr² प्लस m/h²। अब E की वैल्यू हमने यहाँ -B रख दी और V की वैल्यू -V0 रख दी और UR = 0 फॉर रीज़न फर्स्ट R इज इक्वल और लेस देन R0। और सेकेंड रीज़न के लिए जहाँ पोटेंशियल 0 है वहाँ d²ur/dr² माइनस MB/h²। यहाँ पर V की वैल्यू 0 है, UR = 0 फॉर R इज ग्रेटर देन R0। इस वाले रीज़न के लिए इक्वेशन नंबर ये वाली 11 है और रीज़न 1 के लिए इक्वेशन 10। ठीक है। अब हम m/h² V0 - V की वैल्यू रख देते हैं k² और MB/h² की वैल्यू रख देते हैं α²। ये वैल्यूज़ रखें हम इन ऊपर वाली दोनों इक्वेशंस में, तो हमारे पास आएगा d²ur/dr² प्लस k²ur = 0। तो इक्वेशन नंबर 10 हो गई इक्वेशन नंबर 12 और d²ur/dr² माइनस α² UR = 0 इक्वेशन नंबर 11 हो गई इक्वेशन नंबर 13। ये दोनों वैल्यूज़ हमारी रखने के बाद अब ये दो डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं। इन इक्वेशंस के सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशंस आपने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा होगा तो इस प्रकार के होते हैं। इक्वेशन नंबर 12 का सॉल्यूशन होगा UR = A sin kr प्लस B cos kr और इक्वेशन नंबर 13 का सॉल्यूशन होगा UR = C e⁻⁻ αr प्लस D e⁻⁻r। अलग अलग फॉर्म में क्यों है? क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ साइन प्लस है, ये जब इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास में इमेजनरी भी आएंगे, आयोटा वाले भी फॉर्म आएंगे सॉल्यूशन में, और यहाँ पर ये जब इधर जाएगा सॉल्व होने के लिए तो प्लस हो जाएगा, तो खाली यहाँ पर हमारे पास में एक्सपोनेंशियल सॉल्यूशन है। अब यहाँ हम देख रहे हैं दोनों इक्वेशंस में A, B, C और D 4 कॉन्स्टेंट्स हैं जो इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट्स हैं। इनको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तो इनकी वैल्यू प्राप्त करने के लिए हम बाउंड्री वैल्यूज़ कंडीशंस का यूज़ करेंगे। तो यहाँ हमारे पास दो बाउंड्री कंडीशंस हैं। नंबर 1, u' शुड बी फाइनाइट एट r = 0 और नंबर 2 है u'
should approach to 0 at r tends to infinity। अब आप देखते हैं कि ये वाली जो बाउंड्री कंडीशन है कि u डैश r शुड बी फाइनाइट एट r इज इक्वल टू 0, ये अप्लाई होगी इस वाली इक्वेशन पे 14 पर। तो यहाँ ये कहता है u डैश r शुड बी फाइनाइट एट r इज इक्वल टू 0, इट मीन्स हम जानते हैं u डैश r का मान है ur अपॉन r और इसकी वैल्यू फाइनाइट है r बराबर 0 पर। अब r बराबर 0 रखें और ये वैल्यू फाइनाइट है, तो फाइनाइट को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम देखते हैं ur का मान 0 आ जाएगा। तो हम कहेंगे r टेंस टू 0 पर ur का मान भी 0 है। अब ये वैल्यू हम रखें इस इक्वेशन में, r बराबर 0 रख देते हैं। r बराबर 0 रखेंगे तो साइन 0 0 हो जाएगा, तो ये स्टेप 0 हो जाएगी क्वांटिटी। और यहाँ पर cos 0 का मान 1 हो जाएगा, तो ये b है, ur का मान 0 हो ही गया। तो इस इक्वेशन में ये वाली बाउंड्री कंडीशन रखेंगे तो हमारे पास आएगा b इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो b इज इक्वल टू 0। इसी प्रकार सेकेंड बाउंड्री कंडीशन को देखते हैं। तो इसमें u डैश r, तो ये कहती है u डैश r शुड अप्रोच टू 0 एट r टेंस टू इन्फिनिटी। अब r इन्फिनिटी पर ये वाली हम इक्वेशन को यूज़ करें ये सेकंड वाली इक्वेशन के लिए, क्योंकि ये r टेंस टू इन्फिनिटी यानी कि r इज़ ग्रेटर देन r0, यहाँ पर अप्लाई होगी। तो यहाँ हम r को इन्फिनिटी रखें, यह माइनस का है तो ये नीचे जाएगा, तो c अपॉन इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी तो c अपॉन इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, तो ये स्टेप 0 हो जाएगी एट r टेंस टू इन्फिनिटी। यहाँ पर d और ur का मान 0 है एट r टेंस टू इन्फिनिटी, ur इज इक्वल टू 0। तो यहाँ इस इक्वेशन में जब हम सेकेंड बाउंड्री कंडीशन यूज़ करते हैं कि ur इज इक्वल टू 0 एट r टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, इट मीन्स d इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये स्टेप 0 नहीं होगी। ओके, तो हम इन दोनों बाउंड्री कंडीशंस को यूज़ करके हमने दो निकाल लिए रिजल्ट कि b इज इक्वल टू 0 एंड d 0। तो हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 14 और 15 है वो इस प्रकार से रह जाएंगे। दिस मीन्स b इज इक्वल टू 0 एंड d इज इक्वल टू 0, तो ur इज इक्वल टू a साइन के r फॉर r इज इक्वल टू लेस देन r0 एंड ur इज इक्वल टू c e रेज टू पावर माइनस अल्फा r फॉर r इज ग्रेटर देन r0, इक्वेशन नंबर 16 एंड 17। अब ये दोनों सॉल्यूशन, ये तो अंदर द रेंज ऑफ पोटेंशियल है या आउटसाइड द रेंज ऑफ पोटेंशियल है। हम जानते हैं कि कोई भी फंक्शन वेल मेंटेन तब रहता है जब बाउंड्रीज पर दोनों वैल्यूज इसके सॉल्यूशन कंटिन्यूस रहते हैं और इनके फर्स्ट डेरिवेटिव भी कंटिन्यूस रहते हैं। तो हम क्या करेंगे, बाउंड्री है, बाउंड्री कहाँ है, r इक्वल टू r0 पर, तो r बराबर r0 पर दोनों सॉल्यूशन बराबर होने चाहिए और इनके फर्स्ट डेरिवेटिव बराबर होने चाहिए। तो हम r बराबर r0 पुट करके दोनों को बराबर करें तो यहाँ से हो जाएगा a साइन के r0 इज इक्वल टू c e रेज टू पावर माइनस अल्फा r0, ये होगी इक्वेशन नंबर 18। और इनका फर्स्ट डेरिवेटिव इसका हो जाएगा a के कॉस के r, a के कॉस के r0, r बराबर r0 पर ले रहे हैं बाउंड्री पर, और यहाँ हो जाएगा माइनस अल्फा c e रेज टू पावर माइनस अल्फा r0। तो फंक्शन वेल मेंटेन होने के लिए जो फंक्शन है वो बाउंड्री पर फंक्शन और इसका फर्स्ट डेरिवेटिव कंटिन्यूस हो गया। अब हम इक्वेशन नंबर 19 में 18 को डिवाइड करें, तो इसमें इसको डिवाइड करेंगे तो a की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, हमारे पास इक्वेशन आएगी k कॉट के r0 लेफ्ट में, और यहाँ पर c भी कैंसिल हो जाएगा, e की पावर माइनस अल्फा r0 भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस अल्फा ऑन, या हम कह सकते हैं कॉट के r0 इज इक्वल टू माइनस अल्फा अपॉन k, इक्वेशन नंबर 12। ओके, अब हम जानते हैं k की वैल्यू थी k स्क्वायर बराबर माना था हमने m v0 माइनस बी अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर, और अल्फा स्क्वायर बराबर माना था एम बी अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर। तो कॉट के r0 इज इक्वल टू माइनस अल्फा अपॉन k, तो अल्फा की वैल्यू हो गई अंडर रूट एम बी अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर, और k की वैल्यू हो गई अंडर रूट एम v0 माइनस बी अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर। m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर कैंसिल हो गई, ये बच गया माइनस अंडर रूट b अपॉन v0 माइनस बी, इक्वेशन नंबर 20। अब यहाँ हम देखते हैं कि ग्राउंड स्टेट में एक्सपेरिमेंटली हमने पाया कि B की वैल्यू बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ग्रुप न्यूट्रॉन इज 2.225 MeV और रेंज ऑफ पोटेंशियल इज 36 MeV। तो यहाँ इन दोनों को कंपेयर करें तो हम देखते हैं कि B इज़ वेरी वेरी लेस देन V0। अब B इज़ वेरी वेरी लेस देन V0, तो यहाँ हम इस इक्वेशन में V0 की तुलना में V को
ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मान लेते हैं, तो हम कहेंगे कॉट के आर जीरो इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट बी अपॉन बी जीरो, इक्वेशन नंबर 22। अब अगेन बी की वैल्यू बी जीरो से बहुत कम है, तो कॉट के जीरो की वैल्यू माइनस वेरी स्मॉल क्वांटिटी, यानी कि कॉट के जीरो इज स्मॉल एंड नेगेटिव क्वांटिटी। तो इट मीन्स के आर जीरो मस्ट बी स्लाइटली ग्रेटर देन पाई बाई टू। कॉट पाई बाई टू की वैल्यू ज़ीरो होती है, तो हम यहाँ मानेंगे कि ये माइनस नेगेटिव है, बहुत स्मॉल नेगेटिव क्वांटिटी है, तो हम कहेंगे कि कॉट के आर जीरो की वैल्यू पाई बाई टू से हल्की सी ज़्यादा है। तो हम इसकी वैल्यूज मान सकते हैं इस केस में कि के आर जीरो मस्ट बी इक्वल टू पाई बाई टू, 3 पाई 2, 5 पाई बाई 2 सो। यहाँ हम के की वैल्यू रख देते हैं और अगेन बी जीरो की तुलना में बी को नेगलेक्ट कर दें, तो हम कहेंगे अंडर रूट एम बी जीरो अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर आर जीरो इज इक्वल टू दिस, यानी कि इस प्रकार से बी को हमने नेग्लिजिबल मान लिया और दोनों साइड पर स्क्वायर कर दें, तो हमारे पास आएगा बी जीरो आर जीरो स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन एम को हम राइट साइड में ले गए, इस प्रकार के सॉल्यूशंस मिलेंगे। बट यहाँ हम कंसीडर कर रहे हैं ओनली ग्राउंड स्टेट ऑफ न्यूट्रॉन को, तो अगर हम ये हायर ऑर्डर वाले सॉल्यूशन को भी कंसीडर करेंगे तो उस केस में वेव फंक्शन के पोटेंशियल वेल के अंदर नोड्स होंगे जो कि ग्राउंड स्टेट नहीं होती। तो ग्राउंड स्टेट को स्टडी कर रहे हैं तो हम केवल यही वाला सॉल्यूशन कंसीडर करेंगे कि आर जीरो इज इक्वल टू 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2 आर नॉट एक्सेप्टेबल because with this case u dash r and u r will have nodes inside the well, which means that u dash r is not a ground state. So we consider only k r 0 is equal to pi by 2 वाली इक्विवेलेंट है, यहाँ एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, इक्विवेलेंट है। अब हम v जीरो आर जीरो स्क्वायर जो ये वाली इक्वेशन थी, इसमें खाली पहला वाला सॉल्यूशन पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 4m। अब हमें m की वैल्यू पता है, रिड्यूस्ड मास ऑफ न्यूट्रॉन इसकी पता है, एच क्रॉस मीन्स एच अपॉन 2 पाई और एच की वैल्यू प्लैंक कांस्टेंट है, और आर जीरो रेंज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स ये हमने यहाँ रख दिया, और ये सब कैलकुलेट रखकर हमने वी जीरो की वैल्यू जब कैलकुलेट की तो हमारे पास ये सब वैल्यू कैलकुलेट करके आई 36 एमसी। तो यहाँ हम देखते हैं कि डेप्थ ऑफ पोटेंशियल इज़ वेरी वेरी हाई देन बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन। This justifies the assumption that B is very very less than B, जो कि हमने माना था, and hence neutron is a loosely bound structure। ये अक्सर एग्जाम में क्या पूछा जाता है कि प्रूव दैट न्यूट्रॉन इज ए लूजली बाउंड स्ट्रक्चर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये सारा डेरिवेशन करेंगे और बाद में ये प्रूव करेंगे कि B इज़ वेरी वेरी लेस देन V। सो बाइंडिंग एनर्जी पोटेंशियल वेल से बहुत बहुत कम है, तो इसका मतलब बहुत लूजली बाउंड है, या न्यूट्रॉन इज ए लूजली बाउंड स्ट्रक्चर। इसको हम फर्दर और बता सकते हैं, न्यूट्रॉन वेव फंक्शन, रेंज ऑफ न्यूक्लियर पोटेंशियल एंड डेप्थ ऑफ स्क्वायर वेल पोटेंशियल को ग्राफिकली इस तरह से सॉल्व किया। तो जो हमने अभी पोटेंशियल वेल की शेप मानी थी ये वाली, तो यहाँ हम देखते हैं कि फर्स्ट रीजन के अंदर जो सॉल्यूशन था वो आया था ए साइन की आर, साइन की फॉर्म होती है इस प्रकार की ग्राफिकली, और बाहर जो सॉल्यूशन था ये वाली शेप हो गई, वो था एक्सपोनेंशियल डिके वाला। तो बाहर जैसे ही आया ये एक्सपोनेंशियली डिके होना स्टार्ट हो गया, तो और ये बाउंड्री पर दोनों कंटिन्यूस। तो अगर बाउंड्री के बाहर हम ये सॉल्यूशन जो था यू आर इज इक्वल टू सी ई रेज टू पावर माइनस एल्फा आर, यहाँ आर की वैल्यू यदि हम 1 अपॉन एल्फा रखें तो यू आर बराबर हो जाएगा सी ई रेज टू पावर -1, आर इज इक्वल टू 1 अपॉन एल्फा, एल्फा कैंसिल हो जाएगा, या यू आर इज इक्वल टू सी अपॉन ई। तो वो डिस्टेंस यहाँ माना सपोज ये वाली, तो वो डिस्टेंस जहाँ पर वेव फंक्शन की वैल्यू इसकी मैक्सिमम वैल्यू का 1 अपॉन ई रह जाती है, उसको हम आर डी या रेडियस ऑफ न्यूट्रॉन से कंसीडर करते हैं। तो हम कहेंगे कि द डिस्टेंस एट विच द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव फंक्शन डिक्रीजेज टू 1 अपॉन ई ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू सी इज टेकन एज द मेजर ऑफ द
रेडियस ऑफ ड्यूट्रॉन। आर डी इज़ 1/अल्फा। जो ये हमने आर माना था इसको हम आर डी मानते हैं। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, अल्फा की वैल्यू है √mv/h²। इसको कैलकुलेट करते हैं, इसकी वैल्यू आती है। तो ये हम देखते हैं कि ड्यूट्रॉन की रेडियस जो हमने वो मानी थी जहाँ पर वेव फंक्शन की वैल्यू c की 1/e रह जाती है, तो वो आती है 4.31 फर्मी, जो कि ऑलमोस्ट ट्वाइस ऑफ रेंज ऑफ पोटेंशियल है। इट इज़ ट्वाइस ऑफ रेंज ऑफ पोटेंशियल, यानी कि ड्यूट्रॉन की रेडियस ऑलमोस्ट ट्वाइस ऑफ रेंज ऑफ पोटेंशियल है। तो हम कह सकते हैं अगेन कि ड्यूट्रॉन इज़ ए लूजली बाउंड स्ट्रक्चर। तो ये क्वेश्चन जब भी पूछा जाए एग्ज़ाम में कि ड्यूट्रॉन इज़ ए लूजली बाउंड स्ट्रक्चर, तो हम पहले इस वाले से प्रूव करेंगे b इज़ वेरी वेरी लेस देन v, और दूसरा इस तरह से भी प्रूव करेंगे कि रेडियस ऑफ ड्यूट्रॉन इज ऑलमोस्ट ट्वाइस ऑफ द रेंज ऑफ पोटेंशियल, सो ड्यूट्रॉन इज ए लूज बाउंड स्ट्रक्चर। अगर आपसे ये नहीं पूछकर ये पूछते हैं कि प्रूव शो वेव फंक्शन ऑफ ड्यूट्रॉन इनसाइड आउटसाइड पोटेंशियल वेल एक्सेट्रा, तो आप खाली ये दोगे, आपको स्पेशली इनको डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे शेयर कर लीजिए।